देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश अपनी स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है और आने वाले कुछ समय में ये तकनीक सीमा पर उपलब्ध होगी। आपको बता दें, शाह के मुताबिक डीआरडीओ समेत कई एजेंसियां इस काम में जुटी हुई हैं। जल्द ही इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा और हाल ही में जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद इस तकनीक की काफी जरूरत महसूस की गई और अब सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ इस पर काम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, सीमा पर कंटीले तारों को लेकर शाह ने कहा है कि बॉर्डर फेसिंग के काम में साल 2022 तक कोई गैप नहीं रहेगा, यानी पूरी सीमाओं पर बिना कोई पैच छोड़े सभी जगहों पर कंटीले तार लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो देश कभी सुरक्षित नहीं होता। आपको बता दें कि एंटी ड्रोन तकनीक पर काम करने में डीआरडीओ अब जुट चुका है और यहां जल्द ही तकनीक को लागू कर दिया जाएगा। जल्द ही यहां जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तकनीक को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, देश में सुविधाओं के लिए इस तकनीक को लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ अमित शाह यानी कि जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने इस सुविधा को प्रदान करने का घोषणा की है ताकि देश में और देशवासियों तक ये सुविधा पहुंच पाए। देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि देश के लोग जानते हैं कि जब भी चीजें गलत होंगी तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में उनके साथ खड़ा होगा। भारतीय न्यायतंत्र लिखित संविधान और इसमें लोगों के अपार विश्वास के कारण अद्वितीय है और यहाँ संविधान और न्यायपालिका में लोगों की इस आस्था ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदर्श वाक्य जहां धर्म वहां जीत वो जीवंत किया है। सीजीआई रमन ने कहा कि भारत सिंगापुर मध्यस्थता सम्मेलन 2021 में शनिवार को दिए अपने मुख्य संबोधन में कहा कि किसी भी समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत कई वजहों के चलते टकराव रोकना संभव नहीं रहा। हालांकि इन टकराव के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत थी और अगर खास तौर पर देखा जाए तो भारत और कई एशियाई देशों में विवादों के सहयोगात्मक और सौहार्दपूर्ण हल निकालने की लंबी समृद्ध परंपरा रही है। सीजीआई ने कहा कि सौहार्दपूर्ण ढंग से शांति हासिल करना हिंसा से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हर स्वीकार्य विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य पहले कदम के रूप में निर्धारित करने से मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा और इस दिशा में एक लंबा रास्ता तय होगा। शायद इस खालीपन को भरने के लिए एक सर्वव्यापक कानून की आवश्यकता है। And justice from the judiciary. It gives them the strength to pursue the dispute. They know that when things go wrong, the judiciary will stand by them. The Indian Supreme Court is the guardian of the largest democracy. The often quoted statistics that pendency in Indian courts has reached 45 million cases, which is perceived as the inability of the Indian judiciary to cope up with the caseload. This is an overstatement and an uncharitable analysis. The term pendency is used to refer to all cases which have not yet been disposed of, without any reference to how long the case has been spent in the judicial system. This would mean that the case which was filed yesterday gets added to the pendency statistics. This is therefore not a useful indicator of how well. और कर्नाटक बीजेपी में छाया संकट आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। शनिवार को सीएम बीएस येदियुरप्पा दिल्ली में थे। आपको बता दें, उन्होंने यहां अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस बीच येदियुरप्पा ने 26 जुलाई को पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि इस बैठक के जरिए येदियुरप्पा विधायकों के बीच अपने समर्थन की संभावनाओं को लेकर टटोलेंगे। ऐसी चर्चा है कि येदियुरप्पा के खिलाफ नाराजगी उनके बेटे बीएस विजेंद्र सरकार में दखल देने की वजह से है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया गया कि येदियुरप्पा ने कुर्सी छोड़ने के बदले दिल्ली में नेताओं के सामने 3 शर्तें रखी हैं। पहली ये कि उनके बड़े बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और दूसरी शर्त ये रखी कि उनके छोटे बेटे को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और जो तीसरी शर्त है वो भी आपको बता देते हैं कि राज्य का अगला सीएम उनकी सलाह से नियुक्त किया जाए।
चलिए यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के संभल में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के आवास से 50 लाख कैश चोरी कर खुलासा कर दिया है। यहां 50 लाख कैश की चोरी की वारदात को पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी यादव के ही 2 ड्राइवरों ने अंजाम दिया था। आपको ये बता दें कि पुलिस ने कैश चोरी के आरोपी दोनों ड्राइवरों के घर से 48 लाख कैश बरामद भी कर लिया है और यहाँ कैश चोरी के दोनों आरोपी फरार हैं। एक आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश बताया जा रहा है और जो दूसरा आरोपी है वो अभी फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। कप्तान साहब, जैसे कुछ रुपया बरामद हुआ है, क्या है जानकारी? थाना गुन्नौर के अंदर 15 तारीख को यह सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव के यहाँ से चोरी करके लगभग 50 लाख रुपए किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। पुलिस की टीम इसमें लगाई गई थी। सर्विलांस और पुलिस की मदद से आज इसमें से कुल 47 लाख 88,550 रुपए बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये जो पैसा है ये 2 अभियुक्तों से बरामद किया गया है। इनके नाम है जग्गा और जगपाल, ये ग्राम मेड़ौली थाना गुन्नौर का रहने वाला है, तथा अनेकपाल ये ग्राम दौलतपुर का रहने वाला है। दोनों ही पूर्व विधायक जी के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, इसीलिए इनको इसकी जानकारी थी। ये दोनों अभी फरार हैं। इनके घर से ये पैसा बरामद किया गया है। एक के घर से 24 लाख रुपए और दूसरे के घर से 22,88,500 रुपए बरामद किए गए हैं। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी जल्दी कराते हुए इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। अच्छा सर, जो आरोपी है उसमें कोई हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है? इसमें से एक जगपाल, ये थाना गुन्नौर का हिस्ट्री शीटर है, ये इनका ड्राइवर था और इसके ऊपर पुराने करीब 7 मुकदमे हैं और इस पर ये नया मुकदमा इसके ऊपर ओपन होते हैं। कोरोना काल संकट के बाद जनपद बिजनौर की नजीबाबाद तहसील में पहला संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह सीओ ने सर्किल नजीबाबाद में आए हुए पीड़ितों की समस्याओं को सुना और कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। आपको बता दें, यहाँ जिलाधिकारी ने ये बताया कि शासन की मंशा ये है कि शिकायतों का समय पर ही निस्तारण किया जाए और अधिकारियों से अनुरोध व आदेशित किया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। समाधान दिवस में 52 शिकायतें आई हैं और 7 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी समस्याओं का मौके पर जाकर व फील्ड में जाकर अधिकारी समस्या का निस्तारण करें। आमजन की शिकायतों का समय पर ही निस्तारण किया जाए। आपको बता दें, संपूर्ण समाधान दिवस समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी बिजनौर, पुलिस अधीक्षक बिजनौर पहुंचे। प्रेमधाम आश्रम दोनों अधिकारी ने आश्रम पहुंचकर बेसहारा बच्चों का सुख दुख आपस में बांटा। पहला संपूर्ण समाधान दिवस है, क्या है? आज कोरोना संकट के बाद आज पहला संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक 52 शिकायतें आई हैं, जिनसे 7 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। शासन की मंशा है कि लोगों का समाधान मौके पे करने पे ज़्यादा जोर दिया जाए और यदि कोई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका फील्ड में जाकर के वहाँ निस्तारण किया जाना हो तो टीमों को गठित करके वहाँ जाकर के मौके पर निस्तारण फील्ड में किया जाए। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ कार्रवाई की जा रही है। पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है, निर्देशित किया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जन की शिकायतों का समय पे और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया। और यूपी के सीतापुर जनपद के विश्व प्रसिद्ध 88,000 ऋषियों की यहाँ तपोभूमि निमिषारण्य में चक्र तीर्थ को सनातन ऋषि सत्संग महाआरती सेवा समिति द्वारा 5100 दीपों से सजाया गया और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ आरती भी उतारी गई। तो यहाँ एक अद्भुत नज़ारा देखने को भी मिला। आप ही ये नज़ारा देख सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर का ये पूरा मामला है। आप यहाँ ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि आरती के 8 कोणों पर दीपों से धार्मिक चिन्ह बनाए गए हैं और चक्र कुंड दीपों से जगमग और जगमग हो रहा था। तो यहाँ तीर्थ के पुजारी राज नारायण पांडे के सानिध्य में अष्टकोण आरती प्रारंभ हुई, जिसका दर्शन सैकड़ों की संख्या उपस्थित श्रद्धालुओं ने किया।
और चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की लगातार हड़ताल के चलते यहां फिरोजाबाद के उद्योग जगत में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों, संघ, शासन प्रशासन और सरकार की श्रमिक यूनियन तक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हड़ताल को खत्म न कर पाई। जिसके बाद धरने पर फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन जादौन, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार, सीओ सिटी हरिमोहन, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा और वहां मजदूरों से हड़ताल खत्म करने का अनुरोध किया गया। लेकिन मजदूरों ने यहां साफ कह दिया कि हड़ताल तब खत्म होगी जब वो हमारे नेता रामदास मानव के सामने, अगर कोई बात होगी तो हमारे नेता रामदास मानव के सामने। और वहीं मजदूरों ने शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए तमाम फर्जी मुकदमों को वापस लेने की बात भी कही है। सभी मजदूरों ने इस मामले में कहा कि पूरे जोश के साथ अपने नेता रामदास मानव का स्वागत किया और हजारों की संख्या में मजदूर धरने में शामिल रहे। हमारा तो उसी पे संज्ञान है। शासनादेश ही चूड़ी जुड़ाई के आम मजदूर के लिए है। जो कारखाने से लाने वाला मजदूर है उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम की व्यवस्था क्या करेंगे कारखानेदार? जैसे जो ठेकेदार होता है 10%, 5%, 15%, आपका सहमति का जो इरादा है, तो भाई जो पैसा शासनादेश में उल्लिखित है, चूड़ी जुड़ाई मजदूर को 13 रुपए की मजदूरी देनी है, चूड़ी साधने वाले को 8.5 रुपए की मजदूरी देनी है, चकलाने वाले को 5 रुपए की मजदूरी देनी है, छठैया को 2 रुपए देनी है और पल्लेदार को 1.5 रुपए देनी है। ये 30 रुपए का विभाजन तो पहले से ही है। अब इतना जब ये बांट के देंगे तो उसके बाद जो आदमी बचा जो काम करके लाएगा वहाँ से जी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा में कुछ आपको मजदूरी। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम के अंदर अपनी जमीनों को तलाशी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर नगर निगम की गेस्ट हाउस में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में रेंट और लाइसेंस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि नगर निगम अब अपने जितने भी विवादित जमीन, नगर निगम की जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है और जो जमीनें मुकदमे में फंसी हैं, उन सभी जमीनों का लिस्ट तैयार किया जाएगा और ऐसे में खाली करवाकर उनकी घेराबंदी भी की जाएगी। आज का जो ये बैठक है मुख्य रूप से नगर निगम गोरखपुर के अंतर्गत जो भी लैंड रिलेटेड मामले हैं, जो रेंट से जुड़े हुए मामले हैं और विभिन्न न्यायालयों में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जो वाद चल रहे हैं उन सबकी विस्तृत समीक्षा करने के उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। बहुत से नगर निगम की ऐसी लैंड हैं जिस पे कि लोगों ने माननीय न्यायालय से स्टे ले लिया है और यहाँ पर जानकारी भी नहीं है, उसकी भी समीक्षा की गई और ये भी देखने में आया गया कि नगर निगम की बहुत सी ज़मीन जो पैमाइश है, जो उसका सर्वे है, वो भी नहीं ठीक से हो पा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने एक फैसला लिया है कि जो हमारे यहाँ एक नायब तहसीलदार साहब हैं, उनके में सहयोग प्रदान करने के लिए एक सेवानिवृत्त कानूनगो और 2 सेवानिवृत्त लेखपालों, जो कि जिनके पास अच्छा अनुभव होगा, जो जिनकी इंटीग्रिटी साउंड होगी, उनको हम लोग अपने यहाँ पे जो है संविदा पर, मानदेय पर उनको अपने यहाँ काम पे रखेंगे, जिससे कि। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेकअप का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात फतेहाबाद की कर लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में बनगांव गांव से एक तेज रफ्तार कार के द्वारा 5 वर्षीय बच्ची को कुचलने का मामला सामने आया। दरअसल इस हादसे के बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। वहीं इस मामले में बच्ची के मामा ने बताया कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची अपने ताऊ के घर खेलने के लिए गई थी और घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठी थी और इस दौरान पास के ही मोहल्ले का एक लड़का तेज रफ्तार कार लेकर आया और चबूतरे पर चढ़ा दिया और जिसके बाद बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोपी कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 5 साल की और गेट के सामने खड़ी थी। इधर से एक गाड़ी तेज लापरवाही से चलाता हुआ एकदम आगे आ गई, टक्कर लगने से गिर गई और मौत हो गई। तो क्या कार्रवाई की गई है? कौन है जो शख्स जिसने बच्ची को रौंदा है?
वो ही नाथू का ही लड़का है। तो कहाँ की घटना है ये बनगांव गांव के। क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? मुकदमा दर्ज करके 173 कार्रवाई कर दी, 279 304। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले में लगातार यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है और रोज नए नए खुलासे भी कर रही है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने इस मामले में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूर्व में धर्मांतरण मामले में एक गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें 5 लोगों को जेल भी भेजा गया। इस मामले में यहाँ 3 लोगों को महाराष्ट्र के नागपुर से कल गिरफ्तार भी कर लिया है और अब उन्हें लखनऊ ले आया जा रहा है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व भूप्रिय बंदो को नागपुर से 21 को देर रात्रि उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है, जिनके आज रात्रि तक लखनऊ पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद से उनको नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा आगे की कार्रवाई पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर लार्जर कॉन्स्पिरेसी के बारे में गहनता से पूछताछ। पूर्व में जो गिरफ्तार लोग हैं, जिसमें कि उमर गौतम मुख्य अभियुक्त था, उनके द्वारा लोगों को लालच देकर अन्य धर्मों से इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने हेतु एक पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क चलाया जा रहा था, जिसमें कि विभिन्न संवेदनशील वर्ग यथा महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब लोगों को विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सामुदायिक दुर्भावना फैलाकर तथा प्रलोभन देकर इस्लाम में धर्मांतरित करने की साजिश थी। इसी की आड़ में उमर गौतम और इसके साथियों द्वारा चैरिटी के नाम पर हवाला व अन्य माध्यमों से अर्जित धन का। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मानसा की तहसील बुढलाडा के गांव का दौरा किया और यहां बिछुड़ चुके पार्टी वर्करों के परिजनों से दुख भी साझा किया। उन्होंने कहा कि किसान मसले पर शिरोमणि अकाली दल द्वारा आने वाले लोकसभा सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके लिए कई राजनीतिक पार्टियों से उनकी बात हो चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अपील भी की गई है कि वो भी प्रस्ताव को के लिए सहयोग करें और किसानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा में 3 खेती कानूनों की विरोधाभास करने के लिए की गई अपील पर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल ने शुरू से ही किसानों के मामले पर हर पक्ष में पैरवी की है। उन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ ऑर्डिनेंस लाए गए तो मेरी कोशिश थी कि किसानों को साथ लेकर उनकी सहमति से ऑर्डिनेंस को कानून बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि यह पता चले कि सरकार ने किसानों की सहमति के बिना और सलाह मशवरा के बिना अपने बहुमत के दम पर सहयोगी पार्टियों की बात सुने बिना कानून बनाया गया है। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और संसद में इन बिलों का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि उस दिन से शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ा है और ये भी कहा कि किसानों की लड़ाई के लिए हम आगे होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। और यहाँ किसानों की मांग पर आने वाले मॉनसून सत्र में संसद में स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि बाकी काम रद्द करके किसानों की जो कानून है वो वापस हो सके। और स्थगन प्रस्ताव को कामयाब करने के लिए हमारी कई पार्टियों से बात भी हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी स्थगन प्रस्ताव के मामले में अकाली दल का साथ देने की अपील की है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ पता लग गया कि पार्लियामेंट 'ਚ बिना सहमति ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸਨੇ ਕੁਝ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ साथ दें। और वहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चर्चित एम्बुलेंस कांड में अब तक कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जबकि यहां मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इस मुकदमे में पुलिस ने कई लोगों को नामजद करते हुए 7 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं विवेचना के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों के बयान के आधार पर आपको बता दें, पुलिस इस मुकदमे में लगातार नए नाम जोड़ रही है। वहीं इसी के अलावा बाराबंकी पुलिस की 3 टीमें अभी भी सुरेंद्र शर्मा, अफरोज की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। नगर बाराबंकी में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस प्रयोग करने, उसको अपने पोजीशन में रखने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 369/21, 419, 20, 67, 68, 71 और 7 CLA एक्ट, इन सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसमें विधिक प्रक्रिया अपनाई जाने लगी, जिसमें श्याम संजीवनी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जो जनपद मऊ में स्थित है, उसकी ओनर डॉक्टर अलका राय और इनके साथी शेषनाथ राय, इन लोगों ने इस पूरे एम्बुलेंस को अपने उसमें रजिस्टर्ड कराया था। इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की समय अनुसार और इसमें मुख्तार अंसारी, उसके खास साथी राजनाथ यादव, मोहम्मद शुएब मुजाहिर, आनंद यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, इन सभी 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। इसमें अन्य जो तथ्यों के आधार पर और गहन पूछताछ के आधार पर अन्य 5 लोग प्रकाश में आए हैं, उनके लिए भी NBW जारी कराया गया है और इन पे इनाम घोषित किया गया है। सभी 25-25 हज़ार के इनामिया हैं। 5 अन्य लोग हैं जो उसका गाड़ी चलाते थे, जो उसमें असलाह लेकर चलते थे और इसके साथ हंचमैन के रूप में काम करते थे और इसके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते थे। उन सभी को इसमें मुलजिम बनाया गया है। अन्य जो बचे हुए हैं उनकी भी समय अनुसार गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें गंभीर जो धाराएं हैं उसके आधार पर। पंजाब के मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि यह पंजाब के कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 69,000 करोड़ रुपए की लागत वाले अहम बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्ट कार्याधीन है और यहां मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और सभी डिप्टी कमिश्नरों को राज्य में चल रहे सभी बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्टों की रफ्तार में और तेजी लाने और इनको सही तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। महाजन ने यहाँ ये कहा कि ये प्रोजेक्ट कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब की कृषि के साथ साथ राज्य के औद्योगिक विकास के भविष्य के लिए भी लाभदायक है, जो राज्य के लिए जीवन रेखा साबित होगा। उन्होंने अधिकारी को इन प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। और वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, खासकर कि सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिले में तेजी से संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और पिछले 3 दिनों की बात करें तो बस्तर जिले में 50 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई और बीजापुर और सुकमा में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। इधर बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बस्तर जिले में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कोरोना नियमों के पालन के लिए सख्त कदम उठाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहां बस्तर कलेक्टर ने कोरोना टास्क फोर्स की बैठक लेकर एक बार फिर से जिले के सीमावर्ती इलाकों में जांच नाका बनाए जाने और 24 घंटे कोरोना जांच करने के आदेश दिए हैं। ब्लॉक्स के BMO, BPM के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जो अभी वर्तमान में वैक्सीनेशन का स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसके बेहतर ढंग से हम उपयोग कर पाएँ, उस पर चर्चा हुई। और साथ में अभी बस्तर जिले के आसपास चाहे उड़ीसा राज्य हो, चाहे नीचे साउथ भी हो,
वहाँ से कोरोना के केसेस आने की संभावना लगातार चली रही है। अभी भी बस्तर में केसेस शून्य नहीं हुए हैं। उसको देखते हुए हमने धनपुंजी नाका, साथ में मारेंगा, दरभा, इन सभी नाकों पे 24 घंटे निगरानी करने के लिए साथ में 24 घंटे टेस्टिंग फैसिलिटी चालू रख। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।